नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट वीकली प्रोग्राम इकोनॉमिकम का। इकोनॉमिकम आज का बेहद खास है। इस बार का इकोनॉमिकम भी पिछले हफ्ते की तरह ही दूसरा पार्ट है, सीक्वल है। अगर आप देखें तो आपको ध्यान होगा, अगर आप मनी 9 के मोबाइल ऐप पर हैं तो बीते हफ्ते हमने जो इकोनॉमिकम किया था वो हमने आपको बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगले दौर की बात हो रही है। एक किस्त हमने आपको पहले बताई थी और दूसरी किस्त ये है। आज के इकोनॉमिकम में, आज के अर्थात में दरअसल हम बात करेंगे अमेरिकी बैंकिंग संकट की। इसकी बात हम एक बार कर चुके हैं। जब हमने ये बात की थी तब एसबीवी बैंक सुर्खियों में था, सुर्खियां इसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो रही थी। तब हमने आशंका जताई थी, अंशुमान जी ने कहा था कि ये संकट पता नहीं किस किस को ले डूबेगा। हुआ वही। अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बैंक ऐसे हैं जो डूबने की स्थिति में, और 3 तो आधिकारिक तौर पर डूब गए हैं। अब इसके मायने क्या हैं? ये डूबे क्यों? क्या एक सा काम करते थे? अगर एक सा काम नहीं करते थे तो कहाँ खामी थी? क्या वजह थी अमेरिकी बैंकों के डूबने की? ये बात जो डूबने की शुरू हुई है, ये कहाँ तक जाएगी? किस किस को ले डूबेगी? क्या असर होगा? सरकारें क्या कर रही हैं? नियामक क्या कर रहे थे? डूबने की बात शुरू कहाँ से हुई? ये सब कुछ आपको आज के अर्थात में पता चल जाएगा। दम साध कर बैठिए, शुरू करते हैं कुछ ही देर में आज का अर्थात। उससे पहले आपको बता दें आज के शो में है क्या क्या। तो आज सबसे पहले अर्थात पे चर्चा होगी। शीर्षक मैंने आपको बता दिया, विषय मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपके सवालों के जवाब होंगे। आज सवाल भी बेहद खास है, जिनको डिटेल में समझा जा सकता है। अंशुमान जी से जवाब लेंगे। इसके बाद आपकी इनकम की बात। इनकम की बात आज एक नहीं 2 होंगी, ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ। इसके बाद किस्सों के सिक्के की झलक देखेंगे। कौन सा किस्सा इस बार अंशुमान जी ने लिखा है, गुना है, बुना है। और इसके बाद चलते चलते एक खास किताब के बारे में वो आपको बताएंगे, जो उन्होंने अभी हाल में पढ़कर ख़त्म की है और चाहते हैं वो कि हम और आप भी उसको पढ़ें। अर्थात की नई किस्त के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। अब कहानी अमेरिकी बैंक की है, लेकिन ये कहानी शुरू किसी एक और कहानी से हो रही है। अंशुमान जी ने एक बहुत बढ़िया कहानी लिखी है इकोनॉमिकम अर्थात शुरू करने से पहले। सर, क्या कहानी है ये? इकोनॉमिकम में आप सबका स्वागत है। कहानी से शुरुआत, दिलचस्प कहानी है, काफ़ी चर्चित कहानी। इसका के अलग अलग संस्करण दुनिया के अलग अलग भाषाओं में मिलते हैं, पर मूल रूप से ये कहानी हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की है, जिन्हें अंग्रेजी में और यूरोप में परी कथाओं का, बच्चों की कथाओं का सबसे बड़ा लेखक माना जाता है। तो बच्चों की कथा, बाल कथा है। इस कथा के बहुत सारे संस्करण हैं, अलग अलग भाषाओं में मिलते हैं, लेकिन मूल कथा वहीं से आती है, सब माना जाता है। एक राजा के दरबार में 2 ठग पहुँचे। दोनों परम चतुर थे, बातों के धनी। उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें एक ऐसा कपड़ा बुनने की कला आती है जो जादुई है। इस कपड़े का जो रेशा है, जो धागा है, वो मकड़ी के जाले से भी पतला है। इस कपड़े की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कपड़ा सिर्फ कुलीन और समझदार लोगों को ही दिखाई देगा। जो मूर्ख हैं, जिन्हें जो नासमझ हैं, उन्हें कपड़ा दिखाई ही नहीं देगा, कोई पहने हुए होगा। ये कुलीन और समझदार लोगों के लिए है, और ये जादुई कपड़ा है। जिनके पास, जो समझदार हैं, जिनके जो आलिम फाजिल हैं, जिनकी बुद्धि तेज है, जिन्हें ज्ञान है, वो इस कपड़े की खूबसूरती, इसकी गुणवत्ता पे को देख के वाह वाह करेंगे। और ठगों ने कहा कि आपसे बेहतर कौन हो सकता है जिसके लिए हम ये कपड़ा बनाएं। तो राजा आमतौर पर तारीफ़ पसंद होते ही हैं जो सत्ता में हैं। तो राजा ने कहा कि चलो बुनो वो कपड़ा हमारे लिए, अगर ये इतना जादुई कपड़ा है तो हमारे पास होना चाहिए, जो लागत आए वो दी जाएगी। ठगों ने कहा कि महाराज, हमें बुनाई के लिए जगह दे दी जाए, एक जगह पे हमें बुनाई का काम शुरू करने का मौका दिया जाए, हम बुनना शुरू करेंगे, हम अपना सामान लाएंगे, व्यवस्था करेंगे। तो सुल्तान के हुक्म पे महल के एक हिस्से में उनकी ठहर बसर का जुगाड़ हुआ। उनके लिए कपड़ा बुनने की व्यवस्था बना दी गई। कपड़ा बुनने का काम शुरू हो गया। उत्सुकता काफ़ी थी, क्योंकि दरबार में रोज़ इसी पर चर्चा होती थी कि ये दो बुनकर आए हैं, 2 कपड़ा बुनने वाले आए हैं, ये कोई जादुई कपड़ा बना रहे हैं। 2-3 दिन बीत गए। बात जब दरबार में ज़्यादा उत्सुकता हुई तो 3-4 दिन बाद राजा ने अपने एक बड़े मंत्री को काम देखने भेजा कि जाके देखें कि भाई वो कपड़ा बुन के कितना तैयार हुआ है, क्योंकि वो ठग कह गए थे काम अपना शांति से करने दीजिएगा, बार बार पूछिएगा मत। तो मंत्री पहुंचा, एक करघा रखा हुआ था वहाँ, दोनों उस करघे के ऊपर हाथ चला रहे थे, खाली नहीं, हाथ तो चला ही रहे थे वो। धागा कपड़ा वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो कुछ करते हुए दिखाई दे रहे थे। जब ठग आए तो जब मंत्री आए तो ठगों ने उनसे पूछा, उन बुनकरों ने पूछा, देखिए कितना बढ़िया कपड़ा बनाया जा रहा है, कितना तेज़ी से काम चल रहा है, देखिए कितना बुन गया, ये कोना कितना खूबसूरत है, ये हिस्सा कितना खूबसूरत है। मंत्री को वहाँ दिखा कुछ नहीं
लेकिन उसे पता था कि अगर उसे ये कहेगा कि उसे कुछ नहीं दिख रहा है तो वो दरबार में लोगों के सामने मूर्ख साबित हो जाएगा। तो मंत्री ने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कहेगा उसे कुछ नहीं दिखा तो राजा के दरबार में सारे लोग कह देंगे तो कि तुम ना समझो इसलिए तुमको कपड़ा दिखाई नहीं दिया, तुम्हारे लिए तो था ही नहीं। तो वो दरबार में लौट के आया, उसने कपड़े की खूबसूरती पर लंबा चौड़ा भाषण दरबार में दरबारियों को दिया। ऐसा अद्भुत कपड़ा है, ऐसा अनोखी बुनाई है, इस तरीके की कलाकारी है, और दरबारी और उत्सुक हो गए, वाह वाह कर उठे। अब 2-3 दिन 4 दिन और बीते, राजा और ज़्यादा एक्साइटेड और ज़्यादा बेकरार कि ये कैसे मिले। अब दरबार से निकल के बात शहर में फैल गई। शहर में भी लोग देखना चाहते थे ऐसा कपड़ा कौन सा, इसी बहाने वो टेस्ट करना चाहते थे कि उनको दिखता है कि नहीं दिखता, जांचना चाहते थे। दूसरे मंत्री को भेजा गया, उससे कहा जाओ पूछ क्या हो जाके कि कब तक राजा की पोशाक बन के तैयार होगी, कपड़ा कब पहनाया जाएगा राजा को। हाल वही था, दोनों वहाँ बैठे थे, ना धागा था ना कपड़ा था, खाली करघे पे हाथ चला रहे थे दोनों। उस मंत्री को तो पता था, उस मंत्री को भी कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसने कहा कि ये तो वो कह ही नहीं सकता बाजार में जाके कि हमें कपड़ा नहीं दिखा है। उसने आके इतना बड़ा बखान दिया कि पिछले मंत्री से ज़्यादा अच्छा था। उसने कविता विता सुना दी उस कपड़े के ऊपर बना के कि इतना भव्य कपड़ा और आप दुनिया के सबसे बड़े शहंशाह होंगे, आपको इस कपड़े के बाद तो फिर कोई छू नहीं सकेगा। राजा तो बेचैन हो गया। राजा ने कहा कि अब तो अगले हफ्ते मुझे पोशाक चाहिए ही इसकी। तो दोनों ठग बुलाए गए बाजार दरबार में बुनकरों को। उनसे कहा गया, उन्होंने कहा सर काम बहुत ज़्यादा है 2 हफ्ते में, लेकिन हम बनाने की कोशिश करेंगे, बड़ा काम है, जादुई कपड़ा है, बहुत बारीकी से बुनना पड़ता है। अब 2 हफ्ते बाद राजा को वो जादुई पोशाक मिल गई। राजा उस पोशाक को पहन के शहर में निकले तो परेड शुरू हुई, क्योंकि पूरे शहर को ही पता था कि राजा के पास एक ऐसा जादुई कपड़ा आया है। अब जैसे ही राजा उस पोशाक को पहन के बाहर आए, वैसे ही दरबारियों ने उनकी तारीफ़ की पुल बांधने शुरू कर दिए। क्या अद्भुत कपड़ा आपने पहन रखा, कितना खूबसूरत है, इसमें तो सुनहली चमक है, इसमें तो चांदी की चमक है। और अब जय जयकार शुरू हो गई, क्या ड्रेस बनाई गई है। अब शहर की सड़क पे भी राजा निकले अपनी सवारी से, चारों तरफ लोगों ने उनकी तारीफ़ करनी शुरू कर दी कि क्या अद्भुत कपड़ा है। और वहीं एक अपना बच्चा गली में खेल रहा था, वो बाहर निकल के आया, उसने राजा से पूछा, अरे राजा तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं भाई, तुम तो कुछ पहने ही नहीं हो। अब एकदम जब उस बच्चे ने आके अचानक कहा तो चारों तरफ सन्नाटा हो गया, खुशबुसाहट बढ़ी। तो राजा ने दाएं बाएं देखा कि हो क्या रहा है, कह रहा हम कपड़े पहने नहीं है। पूरा तो दरबारी कह रहे हैं कि हम इतना जादुई कपड़ा पहने हुए हैं, किसे दिखाई नहीं दे रहा। बच्चा तो मूर्ख नहीं हो सकता, छोटा सा बच्चा तो ये है। तो किसी ने कहा कि महाराज आप तो दिगंबर हो गए, आप तो कपड़े ही नहीं पहने हुए हो। एंडरसन की कहानी अलग अलग जगह सुनी गई, पर इस एंडरसन की कहानी का एक बड़ा दिलचस्प रिश्ता या इस समय अमेरिका की बैंकिंग के लिए है। अमेरिका की बैंकिंग में अमेरिका के नियामकों ने, बैंकरों ने एक ऐसा जटिल जादुई ढांचा बनाया था जिसे रिस्क स्ट्रेटजी कहा जाता था। जब आप बैंकों की दुनिया में बात करते हैं और ये चर्चा करते हैं बैंकों पर, तो हमेशा कहा जाता है, अगर आप बैंकरों से बात करें तो बड़े बड़े शब्द लेकर आते हैं और उसमें कहते हैं कि हमारी रिस्क स्ट्रेटजी अभूतपूर्व है। मतलब हम जोखिम से निपटने की सारी सुविधाएं रखते हैं, हमारा बैंक इतना मजबूत है कि हमारे पर कोई रिस्क नहीं आएगा। ये रिस्क स्ट्रेटजी फेडरल रिजर्व को भी दिखाई गई थी, बैंकर्स को भी दिखाई गई थी, बैंकों ने भी बनाई थी। और इसका मकसद ये था कि ऐसा फायरवॉल है, ऐसी स्ट्रेटजी कि बैंक अगर किसी संकट में फंसेगा तो उसे डूबने से बचा लिया जाएगा। लेकिन जब अभी एक के बाद एक 3 बैंक डूब गए अमेरिका में, और वो भी 2008 के भयानक बैंकिंग संकट के बाद, और अमेरिका के इतिहास में तो 5000 से ज़्यादा बैंक डूब चुके हैं, उसके बाद अमेरिका के बैंकों ने यह रिस्क स्ट्रेटजी बनाई थी। तब ये पता चला कि साहब ये तो वैसी स्थिति, तो वैसा ही जादुई कपड़ा था जो उन ठगों ने बना के राजा को दिया था। एक झटका लगा, जरा सी ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई, और बैंक बिल्कुल लड़खड़ा के सामने खुल गया सब दरवाजा की, सब कुछ है ही नहीं बैंकों के भीतर। बैंक ऐसे गिरे, 3 बैंक डूबे, सिलिकॉन वैली बैंक डूबा, सिग्नेचर डूबा और फर्स्ट रिपब्लिक डूबा, जिसे जेपी मोर्गन चेज ने खरीदा। अगर आप कहें कि 3 मझोले बैंक थे तो आप तथ्य समझिए, 1930 की महामंदी के बाद अमेरिका में ये डूबने वाले सबसे बड़े बैंक हैं, ये तीनों बैंक। आकार की दृष्टि से ये नहीं था कि कोई छोटा गली मोहल्ले का बैंक डूब गया हो अमेरिका में। 1930 की महामंदी के बाद जो डूबने वाले बैंक हैं ना, सबसे बड़े बैंक हैं। इन तीनों बैंकों की कुल एसेट 532 अरब डॉलर थी, 532 बिलियन डॉलर थी, जो 2008 में डूबे 25 बैंकों की टोटल एसेट से ज़्यादा है। आप समझिए कि कितना गहरा ये चार्ट देखिए, जो 10 लार्जेस्ट बैंक फेलियर्स हुए अमेरिका की हिस्ट्री में
1991 से लेकर अभी तक उनमें इन बैंकों को देखिए तो इनके बारे में आपको पता चलेगा कि 3 सबसे बड़े बैंकों में है। अब इसके बाद ये वो बैंक थे जिनसे तो उम्मीद की जा रही थी कि इनके पास तो रिस्क स्ट्रेटजी होगी ही होगी, इतने बड़े बैंक हैं। इसके बाद पैकवेस्ट पैसिफिक और वेस्टर्न एलायंस, ये 2 बैंक भी संकट में, इनमें भी समस्याएं उसी तरीके की हैं जैसे हमने सिग्नेचर बैंक में सिलिकॉन वैली में या फर्स्ट रिपब्लिक में देखी। हाल फिलहाल के हफ्तों में इस संकट के बाद इन बैंकों के स्टॉक्स बुरी तरह टूट चुके हैं। जमाकर्ता जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो बैंकों से पैसा निकाल रहे हैं। पैकवेस्ट का स्टॉक सिलिकॉन वैली बैंक के क्राइसिस के बाद 90% टूट चुका है। इस स्टॉक में 90% की गिरावट आ चुकी है। इसके साथ अमेरिका के बाकी बैंकों के नाम भी सुन लीजिए जो संकट के तूफान में है। इसमें जियोन बैंक कॉर्प है, इसमें कमर्शिया है, इसमें फर्स्ट होराइजन है। अमेरिका के बैंकों की एक पूरी जेनरेशन, एक पूरी पीढ़ी जिसमें मॉर्गन स्टैनली गोल्डमैन चेस को अगर आप हटा दें बड़े बैंकों को, तो जो बीच के बैंकों की एक पूरी पीढ़ी इस संकट में है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ ऐसा जादुई कपड़ा बनाया था जिसे वो दुनिया को दिखा रहे थे और कह रहे थे कि बहुत अच्छी रिस्क स्ट्रेटजी है, लेकिन जरा सा परिस्थितियां बदलियां, बैंकों ने गलत फैसले लिए तो अमेरिका में बैंकों का पतझड़ शुरू हो गया है, जिसका संकट पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। सर, अब ये संकट आगे कितना बड़ा हो सकता है? अभी बैंक 2 डूबे, 3 डूबे, क्या आगे आपको लगता है और बड़ी संख्या, बड़ी कतार लग सकती है? हाँ, और अब चर्चा ये, अब जो बात आंकड़े हमको बैंकिंग उद्योग से मिल रहे हैं और अमेरिका के भीतर से जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये केवल 3 की बात नहीं है, 3 की जगह 13 भी हो सकते हैं। ये डूबने का खतरा और भी ज़्यादा बैंकों के साथ है। अमेरिका की बैंकिंग साइज़ के आधार पर ये मझोले बैंक थे, छोटे नहीं थे, बड़े बैंक नहीं थे लेकिन छोटे भी नहीं थे, मझोले बैंक थे। दरअसल हुआ ये शुभम कि पिछले बीते एक डिकेड में 2007 के बाद अमेरिका में बैंकों का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया। अमेरिका में बैंकों का आकार सबसे बड़ा हुआ। इसलिए जब अब बैंक डूब रहे हैं तो ये बड़े संकट की शुरुआत है, क्योंकि ये आमतौर पर बड़े बैंक हैं। आप करीब से देखते हैं कि इन तीनों बैंकों के कारोबार अलग अलग तरीके के थे, लेकिन तीनों में संकट एक साथ क्यों आया, इससे बाकी बैंकों पे खतरे की संभावना दिखाई देती है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक इससे पहले भी कई बार बिक चुका है। 2008 में इस बैंक को मैरी लिंच चलाती थी। 2009 में से बैंक ऑफ अमेरिका ने जब बैंक ऑफ अमेरिका ने मैरी लिंच का टेक ओवर किया तो ये बैंक भी बैंक ऑफ अमेरिका के पास आ गया। 2010 में बैंक ऑफ अमेरिका ने $1.86 अरब में फर्स्ट रिपब्लिक को, जनरल अटलांटिक को और कॉलोनी कैपिटल को बेच दिया और इसके बाद इसे शेयर बाजार में लिस्ट कराया गया था। फर्स्ट रिपब्लिक अमीर ग्राहकों को सेवाएं देता था, वेल्दी लोगों को सर्विस देता था, इसीलिए इसका अधिग्रहण भी हो गया। बैंक के 70% डिपॉजिट फेडरल बीमा के दायरे से बाहर थे। अमेरिका में एक बीमा सिस्टम है जिसमें बैंकों के बीमा के बदले, बैंकों में रखे हुए डिपॉजिट के बदले एक सिक्योरिटी मिलती है, बीमा मिलता है। यदि बैंक डूब जाता है तो पैसा डिपॉजिटर्स को मिलता है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के 70% के आसपास डिपॉजिट्स ऐसे थे जिन पर बीमा के नियम लागू नहीं होते थे। बैंक लगातार, हम आगे आपको बताएंगे तब ये किस्सा जो आपको समझ में आएगा अमेरिका के बैंकों के भीतर क्या हो रहा है, कि क्रिश्चियन एंडरसन की कहानी बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बैंकों के भीतर बनती दिखाई देगी। बैंक लगातार एक कहता रहा फेडरल रिजर्व से भी, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉरपोरेशन से भी, कि उसके पास सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, उसकी रिस्क स्ट्रेटजी अचूक है, कहीं कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही सिग्नेचर बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक डूबा और सिग्नेचर बैंक खतरे में आया, इस बैंक में संकट शुरू हो गया, लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। यह ऐसा पहली बार हुआ अमेरिका के इतिहास में जब अमेरिका के 11 बड़े बैंकों ने एक बैंक को $30 बिलियन का डिपॉजिट दिया। ये वही बैंक था फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जिसको अमेरिका के 11 बड़े बैंकों ने मिलकर एक आपस बनाया और बैंकों ने ही बैंक को बेल आउट किया, जैसा कि भारत में हमने इस बैंक के संदर्भ में देखा था। भारत में एक निजी बैंक डूबा था और सरकार ने बेल आउट करने के लिए सरकारी बैंकों को काम पर लगाया था। अमेरिका में सरकारी बैंक नहीं है, अमेरिका में निजी बैंक ही हैं पूरी तरह से, तो बड़े निजी बैंकों से कहा गया, लेकिन ये $30 बिलियन के डिपॉजिट्स भी काम नहीं आए। अगर आपको पिछली बार का इकोनॉमिकम याद है तो हमने उसमें कहा था कि ये सहायता बहुत समय तक बैंकों के लिए काम नहीं करेगी। अगले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर इन बैंकों का डूबना ही इनकी नीयति है, इन्हें खरीदना पड़ेगा, और वैसा ही हुआ। JP मॉर्गन को इसे खरीदना पड़ा। अब दूसरा बैंक देखिए, दूसरा बिल्कुल अलग तरीके का कारोबार करता था। तो समस्या कहीं सिस्टम में नहीं, समस्या इनके भीतर कहीं शायद थी। सिलिकॉन वैली बैंक वेंचर कैपिटल कंपनियों को, स्टार्टअप्स को फंडिंग करता था, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनियों को कर्ज देता था।
स्टार्टअप फंडिंग का इतना बड़ा हुआ था कि भारत की कंपनियां और यूरोप की कंपनियां भी से स्टार्टअप डील करती थी और लैंडिंग करती थी। यूरोप में इसकी एक शाखा थी जिसका बाद में अधिग्रहण कराया गया। 2022 में इसका के अंत में इसकी एसेट 209 अरब डॉलर थी और कुछ ही घंटों में पूरा बैंक बैठ गया। 209 अरब डॉलर की एसेट वाला बैंक बैठ गया। 1934 में इतिहास ये बताता है कि 1934 में फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बना था। उसके बाद अमेरिका के बैंकिंग इतिहास में सबसे बड़ी बैंक दुर्घटना है। एफडीआईसी के बनने के बाद एफडीआईसी रोक नहीं पाया और ये पूरा बैंक देखते देखते डिफ़ॉल्ट हो गया। तीसरा जो डूबा हुआ बैंक है उसकी कहानी भी जानना जरूरी है। सिग्नेचर बैंक का कारोबार बिल्कुल अलग था। ये तीसरा बैंक बिल्कुल अलग नेचर का कारोबार करता था। फर्स्ट रिपब्लिक वेल्थी लोगों को जिनके सुपर रिचेस को सेवाएं देता था, अमेरिका के जो वेल्थी लोग थे। एसवीबी बैंक स्टार्टअप टेक्नोलॉजी कंपनियों को पैसा देता था और सिग्नेचर बैंक न्यूयॉर्क की लॉ फर्म्स को बैंकिंग सर्विसेज देता था। न्यूयॉर्क की लॉ फर्म्स काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी मजबूत हैं और अमेरिका में लॉ फर्म्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा दूसरा इसका बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में था, जो इसमें रियल एस्टेट में पैसा देता था और ये अकेले उन गिने चुने अमेरिकी बैंकों में था जिसके पास क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट्स भी थे। 110 अरब डॉलर के टोटल इन्वेस्टमेंट और एसेट वाला ये बैंक दुनिया में अमेरिका के इतिहास का चौथा सबसे बड़ा बैंक था जो आपके सामने डूब गया। तो इसलिए अगर आप ये कहें कि ये संकट अमेरिका का बैंकिंग संकट किसी एक नेचर के बैंक में था तो नहीं था। इसके दायरा और आयाम अलग अलग थे और इसलिए ये माना जा रहा है कि कोई भी बैंक किसी भी स्थिति में अगर उसकी अगर उसकी रिस्क स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, खराब है, जो अमेरिका में अब समझ में आ रही है, तो वो संकट में डूब सकता है। सर, तीनों के अगर कारोबार अलग अलग थे तो फिर ऐसी क्या एक सामान्य कॉमन चीज़ थी, इन सब में समान चीज़ थी जो इन सबको ले डूबी? तीनों के अंदर एक कॉमन समस्या थी। तीनों के कारोबार अलग और तीनों कारोबारों में एक साथ मंदी नहीं थी। स्टार्टअप में बाद में मंदी आई, रियल एस्टेट में तो चीज़ें ठीक थी, वेल्दी या सुपर रिचेस को पैसा देने के कारोबार में तो कहीं मंदी नहीं थी। पर ऐसा क्यों हुआ? इन बैंकों के भीतर क्या है ये पता चलता है हमें दो रिपोर्ट से। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक डूबने के बाद अमेरिका में दो बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आई अमेरिका के नियामकों की। संकट वहाँ कुछ भी हो पर वहाँ के नियामक जब अपनी पड़ताल अपनी रिपोर्ट देते हैं तो वो काफ़ी बेबाक और कैंडिड होती हैं, जिससे हमें जान सकते हैं कि सिस्टम की खामियाँ क्या है। तो अमेरिका में एक आई फेडरल रिजर्व की रिपोर्ट सिलिकॉन वैली बैंक पर। सिलिकॉन वैली फेडरल रिजर्व चूँकि बैंकिंग नियामक भी है तो उसने बताया कि सिलिकॉन वैली बैंक के भीतर हुआ क्या था। ये किसी फैंटेसी कथा जैसा है, किसी कहानी जैसी वो रिपोर्ट है। जब उसको पढ़ते चले जाएँ तो आपको लगता है कि आप कुछ बाहर जो हो रहा है, बाहर दिखता है बैंक के बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ और उसके अंदर है उसमें की दुनिया में बिल्कुल दूसरा ही किस्सा है। दूसरी रिपोर्ट आई अमेरिका के अकाउंटेबिलिटी ऑफिस यानी गाओ की, फेडरल अकाउंटेबिलिटी ऑफिस है जो सरकारी संस्थाओं में, बैंकों में, तमाम गवर्नमेंट एजेंसियों की अकाउंटेबिलिटी तय करता है। उसकी रिपोर्ट आई और ये दोनों रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही मुझे वो एंडरसन की कहानी याद आई जिसका मैंने आपको जिक्र किया। ये एंडरसन की कहानी का बैंकिंग एडिशन है। इसे आप इन रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा था। दोनों रिपोर्ट में चार बड़ी चीजें दिखाई दी। एक, इनका मैनेजमेंट अपने को सुपर पावर समझता था, वो कुछ नियम ही मानने को तैयार नहीं था। सिलिकॉन वैली बैंक ने नियमों के मुताबिक पेपर पे रिस्क मैनेजमेंट के ढांचे बना रखे थे और कहा था कि अगर कोई जोखिम आएगा तो बैंक कैसे मैनेज करेगा, अगर रन शुरू होगा बैंक में तो पैसा देने के लिए इतने रिजर्व मौजूद हैं। लेकिन फेडरल रिजर्व की रिपोर्ट ने यह पाया कि नियामकों को तो छोड़ दीजिए, बैंक प्रबंधन तक को ये पता नहीं थी कि बैंक के भीतर कोई रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ने बैंक के प्रबंधन को कोई अलार्म ही नहीं भेजा, कुछ बताया ही नहीं बैंक ने कि बैंक के भीतर चल क्या रहा है। दोनों ही जो बैंक थे, सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक, इनके बोर्ड इतने निश्चिंत थे, इतने बेफिक्र थे कि वो जोखिम बढ़ते जाने के साथ साथ वही कारोबार करते चले गए जिसमें ज़्यादा रिस्क था। गांव की रिपोर्ट ने बताया कि 2018 दिसंबर से 2022 तक सिलिकॉन वैली बैंक का टोटल एसेट आकार 56 अरब डॉलर से बढ़कर 209 अरब डॉलर हो गया सिर्फ 5 साल में। 5 साल में बैंक का एसेट साइज ग्रो करके 56 अरब डॉलर से 209 अरब डॉलर हो गया और सिग्नेचर बैंक का एसेट आकार 47 अरब डॉलर से बढ़कर 110 अरब डॉलर हो गया 4 साल में इतना। दोनों बैंक अगर इनके कंपैरिजन में बाकी बैंकों को, इनकी तुलना में जो बाकी बैंक के चार्ट देखिए तो आपको दिखाई देगा इस चार्ट पर, ये दोनों बैंक शुभम अपने जो
कंपैरेटिव बैंक हैं, इनके समकक्ष बैंक हैं, इनसे अगर आप इसकी तुलना करें तो इनका एसेट 198% और 134% बढ़ा। जो इसके बाद भी इन बैंकों के भीतर के रिस्क असेसमेंट सिस्टम ने कहीं कोई अलार्म नहीं बजाया, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, और यह था कि जोखिम पर जोखिम लिया जाता रहा और उसकी अनदेखी की जाती रही। तो पहला तो कारण यह था कि जो भी सिस्टम अंदर था वो जादुई कपड़े की तरह था, वो बाहर से दिख रहा था, भीतर उसमें कुछ नहीं था। दूसरा ये कि एफडीआईसी और फेडरल रिजर्व के बताने के बाद भी अमेरिका के इन बैंकों ने अपने डिपॉजिट पर रिस्क लेने शुरू कर दिए। ये ऐसे डिपॉजिट जुटाते चले गए जिन पर बीमा की सुविधा नहीं थी। ऐसा इसलिए था कि अगर ये इंश्योर्ड डिपॉजिट जुटा रहे होते तो इन्हें अपने नियमों का पालन करना पड़ता। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को बाईपास करके इन बैंकों ने डिपॉजिट्स जुटाए, और ऐसे डिपॉजिट्स हमेशा रिस्क होते हैं क्योंकि वो कभी भी निकाले जा सकते हैं। तो इन बैंकों ने अपने लिए एक किस्म का खतरा अपने अकाउंट्स में बुला लिया था। 2021 तक शुभम इन दोनों बैंकों में, सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक में, जो नॉन इंश्योर्ड डिपॉजिट का हिस्सा था वो 80% से ऊपर निकल गया। यानी अगर 100 रुपये बैंक में जमा थे, चार्ट देखिए, 100 रुपये अगर बैंक में जमा थे तो 80% ऐसे डिपॉजिट्स थे जिन पर कोई इंश्योरेंस की गारंटी नहीं थी, और बैंकों ने वो डिपॉजिट्स बढ़ा लिए। ऐसे डिपॉजिट संकट में हमेशा सबसे पहले बाहर भागते हैं, और वही हुआ। जैसे ही बैंकों में थोड़ा समस्या शुरू हुई, एसेट्स की समस्या आई, बैंकों को पूंजी की समस्या दिखाई पड़ी, ये बैंक रन शुरू हो गई, पैसा निकलना शुरू हुआ और सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया। तीसरी बड़ी चीज़ इन रिपोर्ट में निकल के आई कि बैंकों के पास लिक्विडिटी बहुत कम थी और रिस्क बहुत ज़्यादा थे। भारत के बैंकों में इसी को लेकर चिंता दिख रही है, जिस पर हम आगे बात भी करेंगे। 2018 में फेडरल रिजर्व की जो सुपरवाइजरी कमेटी है उसने बताया था कि सिलिकॉन वैली बैंक की लिक्विडिटी स्थिति अच्छी नहीं है, तरलता की स्थिति अच्छी नहीं है, बैंक के पास इतनी सुरक्षित पूंजी नहीं है जिससे वो खतरे से बच पाए। बैंक स्टार्टअप के बिजनेसेस को फंड कर रहा है जहां रिटर्न्स बहुत लंबे समय में आते हैं, जहां पर केवल पैसा फंसता है, लेकिन कैपिटल बैंक के पास नहीं है। बैंक ने डिपॉजिटर्स के बड़े बड़े कैश रिजर्व बना रखे हैं, जो कर्मचारियों के वेतन और खर्च संभालने के लिए स्टार्टअप कंपनियां यहाँ पैसा रखती थी कैश में रिजर्व में, और वहीं से वो अपने कर्मचारियों को पेमेंट करती थी, जो इक्विटी बेचकर वो पैसा लेकर आती थी, इन्वेस्टमेंट का पैसा लेकर आती थी, वो यहाँ रखती थी और उससे कंपनी के खर्चे चलते थे। फेडरल रिजर्व ने 2018 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि डिपॉजिट्स बहुत ही रिस्की हैं, किसी से में भाग सकते हैं, और सिलिकॉन वैली बैंक को अपना जोखिम कम करने के लिए अपना जो कस्टमर बेस है उसे बड़ा करना चाहिए। बैंक बहुत कम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है। लेकिन ये होने के बाद भी शुभम, सबसे बड़ी चीज़ जो बैंकिंग को गहराई से समझते हैं, तो भारत में बहुत सारे लोग बैंकिंग को करीब से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, इस सब के बाद भी जो रिपोर्ट बताती है, जो सबसे खतरनाक बात यह है कि बैंक के पास शॉर्ट टर्म डिपॉजिट थे और उसने उसे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में निवेश किया। डिपॉजिट शॉर्ट टर्म थे, जिनका जो अनइंश्योर्ड थे, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में निवेश किया। यहाँ पे ब्याज दर बढ़ी, बैंकों में बॉन्ड में नुकसान होने लगा, जैसे ब्याज दर ही बढ़े। और जैसे जैसे मैं डिपॉजिटर हूं और अगर एसवीबी बैंक में मुझे पता है कि मेरा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अमेरिकी गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्टेड है और वहां पर रेट बढ़ रहा है, यानी बॉन्ड की कीमत गिरेगी, तो मैं समझदारी इसी में होगी कि बैंक से अपना पैसा वापस निकाल लूँ। कि हमें पता है कि बैंक ने मेरे 100 रुपये जहाँ लगाए हैं उसमें बैंक को अब 10 रुपये का नुकसान शुरू हो गया है, और यही हुआ। 8 मार्च को 2023 को जैसे ही पिछले ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई, 8 मार्च को इस बैंक ने 21 अरब डॉलर की सिक्योरिटीज़ बेची ताकि वो कैश जुटा सके और रिजर्व ला सके, और इसी बिक्री में 1.8 अरब डॉलर का लॉस हो गया, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ चुकी थी। जिन बॉन्ड्स में पैसा लगाया था 1.8 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ, और यहीं से बैंक का डूबने का ट्रिगर शुरू हो गया। लोगों को दिख गया बाजार में कि इस बैंक ने जहाँ पैसा लगा रखा है उस पैसे में उसे नुकसान हो रहा है। दूसरे बैंकों पर आइए, सिग्नेचर बैंक ने क्रिप्टो और डिजिटल में पैसा लगा दिया। गांव की रिपोर्ट ये बताती है कि बैंक में पिछले 1 साल से लिक्विडिटी कम हो रही थी। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी अपने को बचाने के लिए, लेकिन सिग्नेचर बैंक ने क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया। बैंक का लिक्विडिटी मैनेजमेंट नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त था, टूटा था, जो अंदर से पता चला। 2022 में बैंक की बैलेंस शीट में कैश होल्डिंग बीते 20 साल में जो 20 अरब डॉलर थी वो घट के 6 अरब डॉलर पर आ गई, और ये सब आंखों के सामने हो रहा था। देखिए, इतने सब नियामक बैठे हुए थे, नियामक क्या कर रहे थे ये भी जानना ज़रूरी है, इसमें हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसके बाद भी पिछले साल की लास्ट तिमाही में जब पूरी दुनिया में क्रिप्टो एसेट्स को लेकर सवाल उठ रहे थे, तो बैंक ने क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया रिस्क लेकर।
लेकिन जब ये हो रहा था तब तक बैंक का जोखिम प्रबंधन पूरी तरह बैठ गया था। बैंक से पैसा निकाला जा रहा था, लोग बैंक से पैसा निकालना शुरू कर चुके थे। बैंक के पास कोई इमरजेंसी रिस्क मैनेजमेंट फंड या जैसी व्यवस्था नहीं थी, और दूसरी तरफ बैंक के प्रबंधक डिजिटल और क्रिप्टो एसेट्स में पैसा लगा रहे थे। एफडीआईसी ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कार्यक्रम है, कॉर्पोरेशन है, उसने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की अपनी रिपोर्ट में शुभम की इस बैंक का जिसकी हम बात कर रहे हैं, सिग्नेचर बैंक की। उन्होंने कहा कि बैंक डूबने से एक हफ्ते पहले तक बैंकों के प्रबंधन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मतलब उनके कंट्रोल में कोई चीज़ें नहीं थी, चीज़ें इस तरह इतनी तेज़ी से उनके हाथ से फिसल रही थी कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो रिपोर्ट क्या दें, बैंक कैसे चलाया जा रहा है। इन दोनों बैंकों की प्रॉब्लम पिछले साल 2022 की चौथी तिमाही से शुरू हो चुकी थी। अमेरिका में एक फेडरल होम लोन बैंक है, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है, दिलचस्प चीज व्यवस्था है अमेरिका की बैंक की। अमेरिका में एक फेडरल होम लोन बैंक है, ये बैंक बनाया गया था 1930 की ग्रेट डिप्रेशन के दौरान, महामंदी के दौरान, जिसका पर्पज़ ये था कि वो लोगों को मकान खरीदने के लिए सस्ती लागत पर लोन या फंड अवेलेबल कराते हैं, जैसे कि भारत की होम हाउसिंग बैंकिंग है। अमेरिका की हाउसिंग बैंकिंग बहुत बड़ी बैंकिंग है, और अमेरिका में सबसे ज़्यादा कर्ज लोग मकान के लिए लेते हैं, मकान बनाने के लिए लेते हैं। उस वक्त और ये ऐसा बैंक था जिसको अमेरिका के 11 बैंक मिलकर पूंजी देते थे। एक तरीके से ये फेडरल बैंक था जो लोगों को मकान बनाने के लिए कर्ज देता था। ये माना जाता है कि अमेरिका में मदद देने वाला आखिरी कर्जदाता है, क्योंकि इसके पास काफ़ी फंड है। अगर बैंक डूबते हैं या बैंक किसी संकट में है तो इसके दरवाजे पे जाते हैं और इससे कर्ज लेते हैं, क्योंकि इसके पास उन्हीं का पैसा जमा है। एक तरीके से बैंकों का, अमेरिका के बैंकों का IMF वर्ल्ड बैंक है। ये इस तरीके का बैंक है जिसमें सारे लोगों ने अपनी पूंजी लगा रखी है। मकानों के लिए सस्ते कर्ज देने की व्यवस्था दी जाती, पर मकानों के लिए कर्ज बैंक अपने अलग अलग नियमों के तहत देते हैं। तो आखिरी में बेल आउट के लिए इस बैंक का इस्तेमाल किया जाता है। फेडरल डिपॉजिट गारंटी ने जब कॉर्पोरेशन ने जब सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया और सिग्नेचर बैंक पे हाथ डाला, उससे पहले ये दोनों बैंक फेडरल होम लोन बैंक से कर्ज ले चुके थे। यानी वहाँ जाने का मतलब होता है कि आप अब इस जगह पर पहुँच गए कि आखिरी विंडो है जिसका आपने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इसके बाद भी नियामक या रेगुलेटर कुछ कर नहीं पाए और उनके सामने ये सब कुछ चलता रहा। अगला सवाल सर मेरा यही था कि जब बैंक ऐसी मनमानी कर रहे थे, प्रबंधन अपने मन से काम कर रहा था, जोखिम इतने सारे लिए जा रहे थे, तब नियामक क्या कर रहे थे? हाँ, अब जिन पे जिम्मेदारी थी उनकी तस्वीर हमारे सामने खुलकर सामने आ रही है, और इसलिए ये जो पूरी स्ट्रेटजी बनती है बैंकों को बचाने की या ठीक करने की, इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा अमेरिका के और दुनिया के निवेशकों को क्यों नहीं बन पा रहा है। क्यों वारन बफे जैसे लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं कि अमेरिका के बैंकों में गहरा संकट है, इसके बाद भी कि 2008 का एक बड़ा बैंकिंग संकट देख चुके हैं, ये समझना ज़रूरी है। नियामकों की लापरवाही की सबसे बड़ी वजह 2017 का में जो बैंकिंग कानून में संशोधन हुए थे, सबसे बड़ी वजह थे। इस पर हम पूरा एक इकोनॉमिकम कर चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी हम यहाँ इस वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा। विस्तार से हमने बताया कि उसमें क्या हुआ था, लेकिन 2017 का वो कानून ऐसा था जिसमें ट्रंप प्रशासन ने 2017 में काम शुरू हुआ था, 2018 में ट्रंप प्रशासन ने डॉट फ्रैंक कानून में बदलाव किया था। 2008-9 के बैंकिंग संकट के बाद अमेरिका ने अपने इतिहास का सबसे सख्त बैंकिंग कानून बनाया था, जिसमें छोटे मझोले सारे बैंकों के स्ट्रेस टेस्ट किए जाते थे, रिस्क का असेसमेंट किया जाता था। ट्रंप इसके विरोधी थे, रिपब्लिकन पार्टी इसकी विरोधी थी। उन्होंने इस पूरे नियम को बदल दिया था, और उसके बदलने का एक बड़ा असर हुआ कि हमारे सामने ये 3 बैंक देखते देखते अमेरिका के डूब गए। इस पर हम अर्थात में बात कर चुके हैं। उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव था वो ये था कि तब तक बैंकों में $50 अरब की जो एसेट आकार वाले बैंक थे उनको टू बिग टू फेल माना जाता था, यानी इनके डूबने से संकट का खतरा था। लेकिन ट्रंप ने यह सीमा बढ़ाकर $250 बिलियन कर दी, और इसलिए इन बैंकों के एसेट साइज आप देखिए वो $250 बिलियन से नीचे है, जितने तीनों बैंक आपके सामने संकट में डूबे। यानी यहाँ से ये बैंक उस मॉनिटरिंग से, उस निगरानी से, उस विजिलेंस से बाहर हो गए, और जिनमें यहाँ होना चाहिए था। 2018 तक $50 बिलियन तक के बैंक जो थे वो इसके साथ खड़े हुए थे। करीब 1 दर्जन ऐसे बैंक थे जो स्ट्रेस टेस्ट जोखिम के नियमों से बाहर हो गए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था। आप इस कानून का बदलाव
बड़ी वजह है अमेरिका के बैंकों की डूबने की, और अमेरिका के नियामकों ने, नेताओं ने, राजनेताओं ने पिछले संकटों से कोई सबक नहीं सीखा, इस कानून में बदलाव से साबित होता है। लेकिन इसके बाद भी नियामकों के पास विकल्प थे जहां वो इन बैंकों को डूबने से बचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ ज़बरदस्त लापरवाही हुई। ये बात फेडरल रिजर्व ने अपनी ही रिपोर्ट में अपने बारे में भी लिखी, अपनी कमेटी के बारे में भी लिखी, और गाओ ने ये बात विस्तार से कही है। फेडरल रिजर्व ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी रिपोर्ट में अपनी गलती स्वीकार की है। फेडरल रिजर्व ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सिलिकॉन वैली बैंक के कामकाज की अनदेखी की गई हमारी तरफ से, हमने इसे सीरियसली और नहीं लिया वहाँ के रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के टूटने को, ख़त्म होने को, और उसकी वजह है कि सिलिकॉन वैली बैंक डूबा। गाओ ने कहा कि सिग्नेचर बैंक में नियामकों ने बहुत ज़्यादा भरोसा किया। सिग्नेचर बैंक के प्रबंधकों ने जो दावा किया, वादा किया, उसको इन्होंने मान लिया। वहाँ जो खतरे थे उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। अब 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आए। 2022 में फेडरल बैंक ऑफ सैन फ्रांसिस्को और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने सिलिकॉन वैली बैंक में और सिग्नेचर बैंक में 2 बेहद महत्वपूर्ण समस्याओं की पहचान की थी, और ये कहा था कि इससे बैंक के डूबने का खतरा हो सकता है। एफडीआईसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सिग्नेचर बैंक ने अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं किया है। ये बेहद मनमाने ढंग से चलाया जा रहा बैंक है। यहाँ 2019 से ये सब कुछ चल रहा है। अब जब रिपोर्ट आई तब लोगों को ये पता चल रहा है कि सिग्नेचर बैंक में रिस्क असेसमेंट के, रिस्क मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं ही नहीं थी। गाओ ने तो ये कहा कि ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सिग्नेचर बैंक का प्रबंधन खुद अपने बैंक के कामकाज को ठीक नहीं करना चाहता था, और ये सब होने के बाद भी अमेरिका के नियामकों ने इस पर सख्ती नहीं की। तो कुछ सनसनीखेज दस्तावेज निकल कर आए। सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक के जो दस्तावेज इन रिपोर्टों में निकल के आए हैं, उसके बारे में, उसे देखकर आपको वारेन बफेट का वो बयान याद आ रहा होगा कि अमेरिका के बैंकों पर लोग भरोसा कैसे करेंगे। ये बात कहाँ से निकलती है, उसका सूत्र यहाँ है। 2018 से अमेरिका के नियामक जानते थे कि इन दोनों बैंकों में क्राइसिस है। निचली जांच एजेंसियों की रिपोर्ट्स भी बैंकों के पास मौजूद थी कि बैंकों के अंदर संकट है, इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन 2021 तक फेडरल रिजर्व सिलिकॉन वैली बैंक को सेटिस्फैक्ट्री रैंकिंग देता रहा। 2021 तक बैंक को ये माना गया कि इसका कामकाज अच्छा है, संतोषजनक है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं हैं, इसके प्रबंधन पर कोई खुलकर सवाल नहीं उठाए गए। 2022 में बैंकों में लिक्विडिटी के रिस्क के जुड़े हुए गंभीर मामले उठे थे। फेड की सैन फ्रांसिस्को की ब्रांच ने चेतावनियां भी दी थी, लेकिन फेडरल रिजर्व के जो बड़े नियामक थे उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इन चेतावनियों की रिपोर्ट आपके सामने सिलिकॉन वैली बैंक को लेकर है। 2022 में इस रिपोर्ट में कहा गया था कि गवर्नेंस और कंट्रोल डिफिशिएंट है, लिक्विडिटी केवल एक्सपेक्टेशंस के बराबर है, कैपिटल एक्सपेक्टेशन, ये 2019 से क्राइसिस थी, 2022 में इस रेट में ये रेटिंग दी जा रही थी। यही बात लगभग सिग्नेचर बैंक की रिपोर्ट को लेकर भी है। एफडीआईसी ने अपनी रिपोर्ट में विस्तार से सिग्नेचर बैंक के भीतर क्या क्या चल रहा है इसे बताया। गाओ की रिपोर्ट ने एक चीज़ और बताई कि सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक के भीतर कितने रिस्क इकट्ठे हो रहे हैं, इसको लेकर कोई सुपरवाइजरी एक्शन भी नहीं लिया गया इतने दिनों में देखते हुए। यहाँ तक हालांकि कानूनी तौर पर उन्हें स्ट्रेस टेस्टमेंट नहीं डाला गया था, पर एक सुपरवाइजरी एक्शन होना चाहिए था, और ऐसा नहीं हुआ। और गाओ ने यह भी कहा कि नियामक अमेरिका के जो रेगुलेटर हैं वो बार बार बैंकों में संकट की अनदेखी करते रहे। अब हालत क्या है? हालत यह है कि इन दोनों रिपोर्ट्स के बाद अमेरिका के में जो शेयर होल्डर्स हैं बैंकों के, वो बुरी तरह नाराज हैं। उनका मानना है कि ये सब कुछ जानबूझकर नियामकों के कारण हुआ है। जब ये दिख रहा था तो उन्होंने कदम क्यों नहीं उठाया, और अब वो बैंकों पे बड़ा मुकदमा करने जा रहे हैं। और मुकदमा इसलिए करने जा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि सारा नुकसान उनको इसलिए हो गया कि अगर ये बातें पहले बता दी जाती तो बैंक डूबते नहीं। क्योंकि उनका मानना यह है कि ये बैंक किसी आर्थिक संकट की वजह से, किसी बाजार में उठापटक की वजह से नहीं डूबे, ये विशुद्ध रूप से इसके प्रबंधन की लापरवाही, चूक से और नियामकों की अनदेखी के कारण डूबे हैं। सर, एक और बड़ा सवाल है, आखिरी सवाल ये कि ठीक है, बैंक का प्रबंधन मनमानी कर रहा था, समझ में आया, कोई सिस्टम नहीं था, समझ में आया, नियामक भी नहीं देख रहे थे, समझ में आया, सरकारें भी सो रही थी, समझ में आया। लेकिन कुछ नियम तो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, जो ऐसे नियम होते हैं जो पूरी दुनिया के बैंक फॉलो करते हैं, भारत के हों चाहे यूरोप के हों चाहे अमेरिका के, वो कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे? और ये वही क्रिश्चियन एंडरसन की कहानी का एक और हिस्सा है। ये भी वो जादू वाला कपड़ा है, जादुई कपड़ा है जो बनाया गया था।
शुभम, बैंकिंग से ज़्यादा तबाही और दुनिया के किसी उद्योग में नहीं हुई होगी। जितने बैंक दुनिया में डूबते हैं और डूबते रहे हैं, मैं अभूतपूर्व इतनी कंपनियां, इतने बैंकिंग कंपनियां कहीं नहीं डूबे। मतलब कोई भी दशक आप इतिहास में उठाकर देख लें, जिस दिन से बैंकिंग जन्मी है, इटली में मेडिचीज के दौर से लेकर, तब से लेकर आज तक कोई ऐसा डिकेड नहीं गया होगा जब दुनिया में बैंकिंग संकट नहीं आए होंगे। 1988 का किस्सा ये है, जहाँ से ये जादुई कपड़ा बनाने की या जो दवा बनाने की व्यवस्था शुरू हुई, उसके बारे में 1988 की बात है। 1988 के बाद दुनिया भर के देशों को ये महसूस हुआ कि दुनिया में बैंकों की सुरक्षा के लिए कुछ किया जाना चाहिए। ऐसे तो बैंक पतझड़ की तरह डूबते रहते हैं, लोगों की जमा डूबती रहती है। जैसे 1950 से 1980 के बीच का जो आंकड़ा हमारे पास है, उस हिसाब से अमेरिका में हर साल 5 बैंक डूबते थे। 1950 से 1980 के बीच। 1980 के दशक में अमेरिका में एक अभूतपूर्व बैंक संकट आया, जिसको सेविंग्स और लोन संकट कहते हैं। 1800 से मतलब आप 19वीं सदी की शुरुआत से अमेरिका में कुछ सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन बने हुए थे, जो प्राइवेट भी थे, आज के म्यूचुअल फंड जैसे, बचत संगठनों जैसे थे। उस समय तक बैंक मकानों के लिए कर्ज नहीं देते थे, बैंक केवल इंडस्ट्री के लिए सरकारों को कर्ज देते थे। लोग इन संगठनों में, जैसे कि आप भारत के कई हिस्सों में आज भी कमेटीज़ जैसी व्यवस्था देखते हैं, बैंक इन संगठनों में इन संगठनों में अपनी बचत रखते थे, और यही लोग ज़रूरतमंदों को मकान के लिए कर्ज देते थे। इनको सेविंग्स एंड डिपॉजिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था। बहुत बड़ी संख्या थी इनकी ये लोगों की जमा भी जुटाते थे और मकान बनाने के लिए उनको कर्ज भी देते थे। 1980 में सेविंग्स कंपनियों में फ्रॉड शुरू हो गए। ऊंचे ब्याज का लालच दिया गया, लोगों से ज़बरदस्ती जमा वसूल ली गई। कई सारे इन सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन ने, ये पहले बहुत सुरक्षित रूप से चलते थे, इनका काम केवल जमा इकट्ठा करना था और हाउसिंग लोन देना होता था, लेकिन इसके बाद इन्होंने कई जगह इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए, प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश करना शुरू किया और वहाँ से लॉस होना शुरू हुआ। इस वक्त काफ़ी पैसा अमेरिका के लोगों का डूबा। तब अमेरिका के नियामकों को ये समझ में आया कि बैंकों के लिए जोखिम सुरक्षा तंत्र बनाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ठीक उसी समय दुनिया के बाकी देशों में भी बैंकों में इसी तरीके की क्राइसिस आना शुरू हो गई थी। जब हम बैंकों की चर्चा करते हैं तो हम एक शब्द बार बार सुनते हैं, बेसिल 2 नाम, बेसिल 3 नाम की चर्चा। हाँ, पूंजी की शर्तें बैंकिंग के शुरुआती अध्यायों में, क्लासरूम में, कक्षाओं में इस बात को पढ़ाया जाता है। 1988 में स्विट्जरलैंड के बेसिल में एक बैठक लगाई गई, जिसमें दुनिया भर के देश शामिल हुए, और ये पहली बार ऐसा हुआ जब बैंकों को सुरक्षित करने के नए नियम बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। नहीं तो हर देश के नियामकों को अपने हिसाब से बैंकिंग की सुरक्षा के नियम बनाने की छूट थी, और सुरक्षा के नियम नहीं थे। पहला समझौता 30 पेज का था केवल। 30 पेज के समझौते में नियम लिखे गए थे कि बैंकों को क्या काम करना होगा, कैसे पूंजी रखनी होगी, कैसे न बचाया जा सकेगा। इसे बेसिल 1 कहा गया, ये शुरुआत था। 2004 में बेसिल 2 आया, जिसे सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। इसमें 347 पेज के नियम बनाए गए बैंकों के लिए, और जब बेसिल 3 आया तो बैंकों की सुरक्षा का कपड़ा, जादुई कपड़ा 616 पेज का था। अगर आप बेसिल 3 का डॉक्यूमेंट पढ़ें या बेसिल 2 का डॉक्यूमेंट, 616 पेज का डॉक्यूमेंट है, जो दुनिया के देशों ने मिलकर मंजूर किया था कि बैंकों को बचाने के लिए ये होगा, इस तरह से लिक्विडिटी मैनेज की जाएगी, डिपॉजिटरी रेशियोज़ क्रिएट किए जाएंगे, बैंकों को अपनी प्रूडेंशियल नॉर्म्स ठीक करने पड़ेंगे, पूंजी तय करनी पड़ेगी, जोखिम प्रबंधन कितना होगा, कितना रिस्क बैंक ले सकता है, पूंजी की कितनी कैपिटल रखनी पड़ेगी। इसके बाद एक मुश्त पूरी दुनिया के बैंकिंग कानून बदले, भारत का बैंकिंग कानून भी बदला। जैसे ही बेसिल 3 आया तो बेसिल 2 के बाद ही बदलाव शुरू हो गए थे। बेसिल 3 आने के बाद दुनिया के हर बैंकों ने आगे बढ़कर अपने यहाँ बैंकों को सुरक्षित करने के लिए नियमों का पालन करना शुरू हुआ। लेकिन क्या हुआ इस कानूनों के बाद? 2001 से 2023 के बीच में अमेरिका में 564 बैंक डूबे। अब आप बैंक फेलियर्स का चार्ट देखिए। बेसिल आता है बेसिल का पहला संस्करण आता है 1988 में, बेसिल का दूसरा संस्करण आता है 2004 में और बेसिल के 3 संस्करण आने के बाद भी 2001 से 2023 के बीच अमेरिका में 564 बैंक डूबे। यानी ये जो कपड़ा बनाया गया था रिस्क स्ट्रेटजी का, अब ये बैंक फेलियर्स साल दर साल आप देखिए तो आपको दिखाई देगा कि बेसिल के नियमों के बाद भी क्या हुआ। 500 बैंक तो शुभम 2008 के बाद डूबे अकेले बैंक में। अगर आप 2008 के बाद देखिए तो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या ये है। यूरोप में 2021 से 2023 के बीच में 53 बैंक डूबे। यानी एंडरसन वाली कहानी सही साबित हुई। ये जो जादुई कपड़ा बुना गया था ये कहीं काम नहीं आया, चाहे वो बेसिल नॉर्म्स देखें या वो अमेरिका के अंदर बनाए गए नियम देखें।
भारत को भी जोड़ लीजिए, भारत में भी यस बैंक डूबते डूबते बचा, उसे बचाने की कोशिश की गई। भारत में हमने बैंकिंग दुर्घटनाएं देखी, हालांकि उनकी संख्या उतनी बड़ी नहीं थी, पर नियमित रूप से भारत में हर 10 साल में एक बैंकिंग दुर्घटना होती है, हमें दिखाई देता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है दुनिया के सामने इस समय? अमेरिका में 2 बड़े खतरे पल रहे हैं। एक खतरा है अमेरिका में डेट सीलिंग का, जो राजनीतिक रूप से संभाल लिया जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि अमेरिका के राजनेता बाद में बैठेंगे और कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। बैंकिंग संकट को संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कोई दखल नहीं है। पीयू की एक ताजी रिपोर्ट आई, वो बताती है कि अमेरिका में जब भी बैंकिंग संकट आते हैं तो तबाही की एक पूरी लहर होती है। अमेरिका में कभी भी एक बैंक अकेले नहीं डूबता, और ये पुराना इतिहास है। 1980 से 1995 के बीच बैंक और सेविंग लोन क्राइसिस में 2900 बैंक डूबे थे। चार्ट ध्यान से देखिए, इस चार्ट को थोड़ा रोकते हैं, ध्यान से देखिए। इस चार्ट के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि अमेरिका में जब भी एक कोई बैंकिंग संकट आता है तो अकेला बैंक नहीं जाता, वो एक पूरी वेव होती है जिस वेव में जाता है। 1980 से 1995 की 2900 बैंक डूबे थे। 2007 से 2014 तक लेमन संकट के करीब 564 के आसपास बैंक डूबे थे, और इसलिए ये माना जा रहा है कि ये बैंकों का जो पतझड़ शुरू हुआ, जिसमें 3 बैंक एक झटके में डूबे हैं, और ये संकट लंबे चलते हैं, 1 साल 2 साल तक चलते हैं अमेरिका में बैंक को, और भी कई सारे बैंक डूब सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे सामने हमारे नियामक, हमारी सरकारें हमको ये बताती हैं कि साहब भारत में तो पूरी दुनिया में तो बैंक बहुत चुस्त हैं, जोखिम के नियम बहुत सुरक्षित हैं, बैंक नहीं डूबेंगे, बैंकों में आपकी जमा बचत सारी चीज़ें सुरक्षित हैं। लेकिन ये फिर वही एंडरसन वाला वही कपड़ा है जो लोगों ने बुना था। आप अमेरिका के 3 बैंक और क्रेडिट सुइस का पतन अपने आंखों के सामने देख लीजिए, दुनिया के सामने, जबकि दुनिया भर के नियामक बैठे रहे। इस बैंक का संकट हमने आपके सामने जिक्र किया जैसे जेपी मॉर्गन ने आज फर्स्ट रिपब्लिक को बचाया है। ये संकट हमारे सामने आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि बैंकों को बचाने की जो भी तैयारियां बाहर दिखती हैं और बैंकों के भीतर क्या होता है वो नियामक उसे नियंत्रित नहीं कर पाते। अब आप समझे कि रिजर्व बैंक गवर्नर ने, वित्त मंत्री ने अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक डूबने के बाद और सिग्नेचर बैंक डूबने के बाद भारत में बैंकों की बैठक क्यों बुलाई। अब आप समझे कि भारत के आरबीआई गवर्नर ने ये क्यों कहा कि अनसिक्योर्ड लोन बढ़ रहे हैं बैंकों में। उन्होंने ये क्यों कहा कि बैंकों में एक तरह से ये कह दिया कि बैंकों के मौजूदा सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त नहीं हैं, उन्हें अपने मौजूदा सुरक्षा नियम यानी बेसिल नियमों के अलावा भी बचत के अपने को संकट से बचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी रिजर्व बैंक के गवर्नर की भारत में जो बैठक थी वो यही बता रही थी कि कितना भी जोखिम सुरक्षा का कपड़ा बुन लिया जाए, जादुई कपड़ा बुन लिया जाए, लेकिन संकट अगर है बैंकों में तो उसे दिखाई देगा, वो आएगा। और शायद अब बैंकिंग उद्योग को समझ में आ रहा है पूरी दुनिया के कि सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त नहीं है। कम से कम भारत के आरबीआई गवर्नर ने तो ये कही दिया कि आपके पास जो पूंजी सुरक्षा की व्यवस्था है उसके अलावा भी आपको व्यवस्थाएं करनी चाहिए। इस हालत को आप अगर करीब से देखें तो आप खुद समझदार हैं कि बैंकिंग के भीतर अभी और कुछ क्या क्या हो सकता है। तो ये दूसरे अध्याय में आपने समझा कि 3 अलग अलग कारोबार करने वाले बैंक आखिर एक से ऐसी प्रॉब्लम से डूब क्यों गए। अभी एक जैसी प्रॉब्लम इन तीनों बैंक की नहीं, ये प्रॉब्लम तो फिर सबकी है। जहाँ प्रबंधन मनमाना है, जहाँ जोखिम ज़्यादा लिए जा रहे हैं, जहाँ तरलता कम है, जहाँ आनन फानन में बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं जिनका नियामकों को ध्यान नहीं है, वहाँ ऐसी स्थिति आ सकती है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, भारत हो या कोई और देश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आपके सवाल जवाबों की बारी। सर पहला सवाल मुकेश का है। मुकेश जी कह रहे हैं कि कच्चे तेल के दाम तो अब नीचे हैं, बहुत दिनों से बढ़े नहीं हैं, तो क्या पेट्रोल डीजल एलपीजी सिलेंडर के दाम क्यों नहीं घट रहे हैं? 2 वजह। एक तो कच्चे तेल की कीमतें कम होने से जो फ़ायदा हुआ वो कंपनियों के खाते में गया है, और कंपनियां तेल कंपनियां लगातार घाटे में थी क्योंकि इससे पहले उन्हें कीमतें घटानी पड़ी थी। तो भारत में भी कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कमी की उम्मीद नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा ये कि अगर आपको लगता हो कि भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल आयात किया, उससे कीमतें सस्ती होंगी, तो वैसा नहीं हुआ। वहाँ तो एक दूसरी ही समस्या पैदा हो गई है जिसकी चर्चा ये है कि यूरोपीय यूनियन मान रहा है कि भारत ने अमेरिका ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है। तो मौजूदा परिस्थिति में हमारे पास अभी इस समय ऐसा कोई संकेत नहीं दिखता कि भारत सरकार फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कमी करेगी। कोई चुनाव भी सामने नहीं है, इसलिए जब तक चुनाव सामने नहीं होता तब तक पेट्रोल डीजल की कीमतें वैसे भी कम नहीं होती। अफरोज का दूसरा सवाल है सर, वो पूछ रहे हैं क्या गोफस्ट दोबारा उड़ पाएगी? बहुत मुश्किल है। गोफस्ट का रिवाइवल अगर होना है शुभम, तो वो अगले 2 ही 3 महीनों में हो जाएगा,
क्योंकि एविएशन कंपनियों के डूबने का जो इतिहास बताता है बैंक्रप्सी में जाने का, या तो वो तुरंत रिवाइव हो जाती हैं, अगर उनको रिवाइव होना है तो तत्काल 2-3 महीने में दोबारा उड़ान भर सकती, और अगर लंबा समय लगता है तो फिर एविएशन बिजनेस को खड़ा करना मुश्किल है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल में, संकट में फंसे उद्योगों में एविएशन को माना जाता है। आप जेट एयरवेज़ की स्थिति अपने सामने देख लीजिए, 30 महीने बीत चुके हैं जेट एयरवेज़ को कि इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस को शुरू हुए और अभी तक कोई रास्ता नहीं। अंततः एयरलाइन सब लगभग उम्मीद खत्म हो चुकी कि उड़ेगी। उसकी वजह यह है कि एयरलाइंस के पास बहुत सारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो बाहर से लीज पर लेते हैं, और एक बार डिफ़ॉल्ट होने के बाद या इंसॉल्वेंट होने के बाद उन सारे लोगों को वापस जोड़ पाना मुश्किल होता है। तो जो भी होना है अगले 15-20 दिन में, 1 महीने में स्पष्ट हो जाएगा। या तो गोफेस्ट वापस आएगी, उड़ना शुरू करेगी अगर उसकी इंजन की समस्या का समाधान होता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर गोफेस्ट की संभावनाएँ सीमित दिखाई देती हैं। अभी उड़ान पर सवाल हैं। आगे बढ़ते हैं सर, अब इनकम की बात में क्या खास? इनकम के बाद में हम आज आपको 2 महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे। पहली चीज़ तो ये कि आप लगातार इकोनॉमिकम देख रहे हैं मनी9 के ऐप के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर भी। इसके साथ मनी9 की अपनी वेबसाइट्स भी आ गई हैं 7 भाषाओं में। मनी9 की वेबसाइट्स पर आपको वो सारी खबरें उपलब्ध हैं जो खबरें आपको आमतौर पर कहीं नहीं मिलती। जैसे मनी9 पर आपको उस तरीके के एनालिसिस, वीडियोस, शोज़, जानकारियाँ मिलती हैं जो आपकी जेब के लिए, आपकी बचत के लिए, आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। ठीक उसी तरह से और विस्तार से, क्योंकि वीडियो माध्यम की एक अपनी सीमा है, टेक्स्ट माध्यम की का एक दूसरा आयाम है, और मनी9 की इस वेबसाइट्स के ऊपर लगातार विश्लेषण, विशेष खबरें, आपके इस्तेमाल की खबरें, आपसे जुड़े हुए, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, आपकी यूटिलिटीज़ से जुड़ी हुई खबरों का पूरा विश्लेषित सामग्री मनी9 की वेबसाइट्स में 7 भाषाओं पर उपलब्ध है। आप उसे मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, डेस्कटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। money9.com पे जाइए, अपने पसंद की भाषा चुनिए, जिस भाषा में आप उस खबर को पढ़ना चाहते हैं, और पहुंच जाइए उस वेबसाइट के ऊपर, और वहां पर आपको वो सब कुछ और भी मिलेगा जो आपको मनी9 की यूट्यूब चैनल पर या ऐप पर उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात सर? दूसरी बात अडानी समूह के साथ। अडानी समूह को लेकर पिछला हफ्ता काफ़ी सुर्खियों में रहा। अडानी समूह ने तय किया कि वो 21,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा कि वो अपनी जांच 14 अगस्त तक पूरी करे। सेबी को ज़्यादा समय नहीं दिया गया। तीसरी तरफ सरकार और सेबी के बीच अडानी की जाँच को लेकर तमाम मतभेद और असहमतियाँ दिखाई दी। अगले 3 महीने अडानी समूह के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप निवेशक हैं या निवेशक नहीं भी हैं, तब भी अगले 3 महीने में अडानी समूह के स्टॉक्स के साथ क्या होगा। अगर सेबी की जांच रिपोर्ट इस तरफ आई तो क्या होगा, दूसरी तरफ आई तो क्या होगा, जांच रिपोर्ट में अगर हिंडनबर्ग के आरोप सही पाए गए तो क्या होगा। इन सारी चीज़ों का निवेश की दृष्टि से, अडानी समूह के स्टॉक की दृष्टि से पूरा विश्लेषण देखने के लिए मनी9 के सुपर ऐप पर, मनी9 के ऐप पर उपलब्ध है इकोनॉमिक फार्मूला गुरु। वहाँ पर आप विस्तार से समझिए कि अडानी समूह के 10 स्टॉक्स का भविष्य क्या है मौजूदा परिस्थिति में, जबकि अगले 3 महीने में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव होने वाला है। चलिए, ये हो गई आपके इनकम की बात। अब आगे बढ़ते हैं सर, किस्सों के सिक्के। किस्सों के सिक्के में हम आपको इस बार ले चलेंगे दक्षिण अमेरिका। तमाम घटनाक्रमों के बीच में चिली में एक बड़ी घटना हुई। चिली में सरकार बदली थी 2 साल पहले, और चिली के नए राष्ट्रपति ने वहाँ पर खदानों के, अपने यहाँ लिथियम के खदानों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी। दुनिया के हाल फिलहाल के 20-25 वर्षों में नेशनलाइजेशन जैसा शब्द अब सुनने में नहीं आता। आमतौर पर प्राइवेटाइजेशन जैसे शब्द ही सुनने में आते हैं। क्या हुआ चिली में अचानक? चिली दुनिया का तीसरा-चौथा सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक है। चिली को माना जा रहा है कि दुनिया में लिथियम की आपूर्ति में उसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी। चिली में ऐसा क्या हुआ कि चिली की सरकार को निजी खदानों का सरकारीकरण करना पड़ा? क्या इतिहास है इस मामले में? क्योंकि चिली के खदानों का और चिली की माइनिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया को प्रभावित करती रही है, और इसका इतिहास चेगवेरा और फिडेल कास्ट्रो तक से जुड़ता है। चिली में लिथियम की खानों के राष्ट्रीयकरण के फैसले के बाद दुनिया में खनन कंपनियों ने ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की तरफ देखना शुरू कर दिया। चिली का दिलचस्प इतिहास लिथियम खदानों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ से, और एक और महत्वपूर्ण किस्सा उसके भीतर छिपा हुआ चिली की एक तांबा खदान का, जो दुनिया की सबसे बड़ी तांबा खदान है, और उस तांबा खदान के साथ अमेरिका और चिली के रिश्ते कैसे खराब हुए थे, इस बार किस्सों के सिक्के में आपको बताएंगे। चलिए सर, चलते चलते एक किताब और बता दीजिए। किताब से ज़्यादा इस बार हम बताना चाहेंगे नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़, और वो सीरीज़ देखना
सिफारिश है कि अगर आप देखें, आप सबको बोस्टन मैराथन की बॉम्बिंग याद होगी। जब बोस्टन मैराथन के दौरान जो बम विस्फोट हुआ था, नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ आई है, बेहद दिलचस्प सीरीज़ है। इस बोस्टन मैराथन की बॉम्बिंग और इसके बाद इस पर हुई इंक्वायरी को लेकर, जांच को लेकर कि कैसे अमेरिका की एजेंसीज़ ने बोस्टन मैराथन के बॉम्बिंग के जो दोषी थे, जो अपराधी थे, उन्हें पकड़ा और कैसे उनका मैनहंट हुआ पूरे अमेरिका में, इसे जानने के लिए ये सीरीज़ है, देख सकते हैं, अभी रिलीज़ हुई है काफ़ी सनसनीखेज है घटनाक्रम। इस घटनाक्रम ने पूरी दुनिया को हिलाया था। चलिए, तो ये था हमारा सुपर पैक इकोनॉमिकम। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपके सुझाव, आपके सवाल हमें ज़रूर भेजिएगा, और अगर आपने अब तक मनी9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर इकोनॉमिकम, जैसे ये इकोनॉमिकम है, आपको एक हफ्ते पहले मनी9 के ऐप पर ही मिलता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त हम दोनों को। नमस्कार।